मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौलियस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। मैं चाहूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौलियस थ्योरम के जो वीडियोस मैंने दिए थे वो आप उसे ध्यान से देखें। मैं ये बात हर बार बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो 3 से 4 बार देखते हो तो आपको टॉपिक समझ आएगा। अदरवाइज अगर आप एक बार ही देखते हो तो मेरे हिसाब से फिजिक्स को एक बार देख के या एक बार सुन के ही समझना बहुत टफ होता है। क्लियर? तो अगर आप एक बार नहीं समझे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वो डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुने सारे क्वेश्चंस। कोशिश करो कि 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है, और विस्कोसिटी का। अब उसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस है ये बहुत बार ये क्वेश्चंस पेपर में आया है। व्हाई डू मशीन पार्ट्स गेट जैम्ड इन द विंटर? व्हाई डू मशीन पार्ट्स जैम्ड इन द विंटर? ठीक है, सर्दियों के दिनों में जो मशीन्स के जो पार्ट्स है वो जैम क्यों हो जाते हैं? क्यों होते हैं कि जैसे जो विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। टेम्परेचर के कम होने से जो विस्कोसिटी होती है उसकी वो भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। क्या होती है? जो विस्कोसिटी होती है वो ल्यूब्रिकेंट की जो इंक्रीज कर हो जाती है। और आपको पता है कि अगर किसी मशीन का कंटिन्यूसली वर्किंग में चाहते हैं तो ल्यूब्रिकेंट जो होता है, ठीक है, उसको कंटिन्यूस वर्क करवाता है। अगर ल्यूब्रिकेंट ही जैम हो जाए तो ही वो मशीन पार्ट जैम होता है। क्लियर है? एक बार फिर से सुने इसका क्यों होता है ऐसा। क्या लिखोगे आप इसका? क्वेश्चन क्या था? व्हाई डू द मशीन पार्ट्स गेट जैम इन द विंटर? ठीक है, हम बोलेंगे द मशीन पार्ट्स नीड अ कंटिन्यूअस lubrication फॉर प्रॉपर वर्किंग इन अ विंटर with the decrease in temperature. The viscosity of the lubricant increases. Viscosity of lubricant increases. Clear है? Due to this, lubricant will not flow properly. That is why the machine parts jammed in the winter. Clear है? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो a bigger rain drops falls faster than smaller one. Why? ठीक है, जो बिगर ड्रॉप होती है वो ज्यादा फास्ट चलती है एज कंपेयर टू द स्मॉलर वन। क्यों होता है? हम क्या बोलते हैं, जो वाटर ड्रॉप्स का जो मोशन रहता है वो क्या रहता है, ग्रेविटी के इम्पैक्ट में जब आते हैं नीचे की ओर आते हैं, ग्रेविटी उसके ऊपर बराबर लगी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने अभी जो आर्टिकल्स में हमने किया था कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है, ड्यू टू द विस्कस ड्रैग ऑफ द एयर, जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज मतलब मैं उसमें किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब रेडियाई, ठीक है, रेडियस उसका। इसलिए जो विगर ड्रॉप होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी सो इट विल मूव्स विद द मोर वेलोसिटी फास्टर। ठीक है, क्लियर है? अब एक आता है व्हाई डू द क्लाउड सीन फ्लोटिंग इन द स्काई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू द क्लाउड्स सीन फ्लोटिंग इन द स्काई? अब क्या होता है, जो क्लाउड्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें होते हैं। इसका रेडियस भी क्या होता है, कम होता है। रेडियस कम होता है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी वजह से हमें ये क्या लगता है कि ये तैर रहे हैं। क्लियर? कि स्पीड बहुत कम होगी, ठीक है, तो इसलिए ये कैसे लगते हैं, हमको फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इन अ क्लाउड्स, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड देयर एटॉमिक रेडियाई इज वेरी स्मॉल. So due to this small radii, their terminal velocities are quite small and they fall down with negligible velocity and can be seen floating in the sky. Clear? इसके बाद क्वेश्चन आता है कि the shape of the cars and planes are streamlined. Why? ठीक है, स्ट्रीमलाइन क्यों होती है? क्योंकि जो एयर की जो विस्कोसिटी है दे विल अपोज इट्स मोशन, और इस शेप की वजह से जो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगी, ठीक है, वो शेप की वजह से क्या लगी, कम लगी, ठीक है, और जिसकी वजह से उसका मोशन आसान हो जाता है। क्लियर? इस तरह से आता है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे डीप वाटर रन स्लो, एक्सप्लेन। ठीक है, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टाइम ये करवाया था। ठीक है, क्यों होता है, किस तरह से होता है डीप वाटर
रन स्लो एक्सप्लेन, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आता है इसमें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से क्या होता था कि हमने पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम, स्पीड, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा तो एरिया क्या होगा, कम। तो डीप वाटर में क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्ज, सो इट विल रन स्लो, ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैग्स फ्लटर इन द ब्रिज व्हाई, फ्लैग्स फ्लटर इन द ब्रिज व्हाई, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ब्रिज जब ब्लो करती है, कि जो लेयर्स होती है एयर की अराउंड द साइड्स ऑफ कॉटन फ्लैग, उसकी क्या रहती है, अनइक्वल वेलोसिटीज रहती है, ठीक है। अगर उनकी वेलोसिटी अनइक्वल है तो वहां पे प्रेशर भी क्या पड़ेगा, अनइक्वल पड़ेगा, तो जिसकी वजह से वो फ्लटर करता है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन आता है, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, यू आर एडवाइज नॉट टू स्टैंड नियर अ रनिंग ट्रेन, ठीक है। पर जो कोई ट्रेन जा रही हो तो उसके पास खड़ने के लिए मना करते हैं, क्यों होता है, क्या जब हम ट्रेन फास्ट मूव कर रही होती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, और जो दूसरी साइड आदमी होता है उसकी स्पीड, ठीक है, उनके बीच का जो प्रेशर होता है, डिफरेंस जो है, प्रेशर जो गैप था वो कम हो जाता है, और उसके आउटसाइड का क्या रहता है, ज़्यादा, तो जिसकी वजह से आदमी को फोर्स क्या लगती है, ट्रेन की स्पीड की वजह से अंदर की ओर, ठीक है, ट्रेन की साइड को, तो आदमी कहाँ को मुड़ेगा, ट्रेन की साइड को करेगा, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्लियर है, क्लियर है। यू आर एडवाइज नॉट टू स्टैंड नियर अ रनिंग ट्रेन, समझ गए। For a running train, velocity of air stream is between the rail and the person standing near it is very large. According to Bernoulli's theorem, the pressure of the air between the person and train becomes low as compared to the pressure on the outside the person. As a result, the pressure difference thrust act on the person, which may push a person towards the train. क्लियर है, यही बात थी। और मैंने एक और क्वेश्चन भी आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है या स्टॉर्म्स ब्लो करते हैं, तो उसमें जो रूफ आर फ्लोन इनटू द एयर, जो रूफ्स होती है उड़ जाती है, हवा में उड़ती है, क्यों उड़ती है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग विंड मूव करती है तो उसकी वजह से उस विंड की स्पीड, ठीक है, क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और जो विंड और उस रूफ के बीच में जो गैप होता है वहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और उसके अंदर, रूम के अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ईजीली उस रूफ को बाहर की ओर पुश करता है और उसे हवा में निकल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, इन दैट केस द रूफ्स आर ब्लोन ऑफ, क्लियर है। तो ये कुछ एक बर्नौलिस के क्वेश्चन से जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें और भी बताई थी मैंने इसकी, कि जैसे आपके पास जो आते हैं क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमारे पास किस तरह की चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, इक्वेशंस होता है, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, ठीक है, उनकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, सरफेस टेंशन किस तरह से रहता है, ठीक है, विस्कोसिटी जो होती है वो इंटरनल प्रेशर, इंटरनल फ्रिक्शन होती है। इंटरनल फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं वो भी आपने करना, क्योंकि बताया था कि जो बैकवर्ड ड्रैग लगती है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है उसकी वजह से, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इट विल एक्ट एज अ फ्रिक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि टू स्ट्रीमलाइन ऑफ द फ्लूइड कैन नॉट कट ईच अदर, व्हाई, ठीक है, अगर दो स्ट्रीमलाइन कट करेंगे एक दूसरे को, एट दैट पॉइंट द इंटरेक्शंस एंड इंटरेक्शन द इनकमिंग फ्लूइड particle has two directions, ठीक है, it could not be possible, that is why they cannot intersect each other, क्लियर है। अब कार्बोरेटर का आता है कि what is the working principle of a carburetor, it works on the principle of Bernoulli's theorem, ठीक है, it is based on the, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बुलेट्स आर मेड सिलिंड्रिकल इन शेप एंड नॉट स्फेरिकल, व्हाई, बुलेट्स होती है एंटायरली जो सिलेंड्रिकल नहीं होती, वैसे आप उसका जो टॉप देखो कॉनिकल का होता है, पीछे को क्या होता है, सिलेंड्रिकल रहता है, क्यों होती है शेप, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है, जो एरोडायनामिक ड्रैग बोलते हैं हम, जो रेजिस्टेंस लगेगा एयर का वो क्या लगता है, कम लगता है, जिसकी वजह से वो बुलेट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन, इसके और भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो समय की वजह से मैं इतना ही बता पाऊंगा, आप इस तरह के और क्वेश्चन करें, बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताए इन्हें पक्का करें, क्योंकि ये एग्जाम में आज तक या तो पूछे गए हैं या तो ये आएंगे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर है। आप इसे ध्यान से करें और इन्हें लिख के जो चाहे अपने मुझे नोट्स चेक करवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम। होपफुली आप इस वीडियो को, मैंने कहा 3 बार इस वीडियो को देखें, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।